जो फर्स्ट वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना। अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है वो आप लोग पहली बार सुन रहे हो, वो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना है। ठीक है ना। 10th क्लास में आपने पढ़ा था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी था, जो कि अपना NCERT फर्स्ट बुक का सेकंड यूनिट है। यहाँ पे जो अपना वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज़ न्यू फॉर यू, यू आर लिसनिंग दिस फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक अगर अपन पढ़ते हैं तो मतलब तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले वो जो भी टॉपिक है उसका नाम क्या है, उस नाम से अपन कितना समझ पा रहे हैं, हमको सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी है। फिज़िक्स जो सब्जेक्ट है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आपको क्या है, कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है ना। जहाँ पे आपने रटा वहाँ पे ये आपका साथ छोड़ देगा, फिर ये आपके साथ नहीं रहेगा। एग्ज़ाम तक में भी आपको कुछ भी याद नहीं आएगा अगर आप रट के गए हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक ही एम होना चाहिए फ़िज़िक्स पढ़ने के पहले कि हमको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्या करने हैं, कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। छोटे छोटे से कंसेप्ट हम बिल्ड करते जाएंगे, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। अब आते हैं अपन अपने यूनिट पे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना। अब कुछ भी समझने का सिंपल सा नॉर्मल सा क्या होता है, वर्ड को आप ब्रेक करो। अब जैसे ही मैंने इस वर्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे मेरे को सामने दिख रहा है इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन आप सब जानते ही हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता क्या है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, पूरी तरीके से चार्ज। ठीक है ना। अब मैंने इलेक्ट्रॉन को चार्ज क्यों बोला वो आगे बताने वाला हूँ मैं, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या मैं समझ सकता हूँ, एक चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट। मतलब जब भी मेरा चार्ज रेस्ट पे होगा मैं उसको क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। When the charge is at rest, that branch of physics is called as electrostatic। मतलब अपन इसके अंदर इस यूनिट में अपन जितनी भी चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें सब जगह अपन चार्ज को क्या रखेंगे, रेस्ट पे रखेंगे। ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, सॉल्व कर दी जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरा देखिए। अगर समझ में आता है तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और कमेंट में बताना आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अब चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। अब दूसरा कंसेप्ट दिमाग में आता है, सर ये चार्ज क्या होता है। चार्ज तो आपने इजीली बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन को चार्ज बोल दिया आपने। ठीक है ना। तो इसको भी हम आगे समझने वाले हैं कि हमारा की पॉइंट है ये सबसे पहले हम बात करने वाले ग्रेविटेशन की, फिर हम समझने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब यहाँ पर कितने ही लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ग्रेविटेशन की बात क्यों कर रहे हैं। ग्रेविटेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक अपन ने 11th क्लास में जो पढ़ा है फिज़िक्स, वो 90% फिज़िक्स मेरी किस पे बेस कर रही है, मास पे। ठीक है ना। मतलब वहाँ पे अपन ने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली वो क्या ली है, मास। और 12th में अपनी 90% फिज़िक्स किस पे बेस करेगी, चार्ज। ठीक है ना। तो अब ये चार्ज क्या होता है वो समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि मैंने यहाँ पर की पॉइंट के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स और मास को क्यों लिया है। तो वो लेने का मतलब ये है कि 11th क्लास में हम थोड़े से जाएँ अतीत में तो हमको इतना क्लियर होने लग जाएगा कि जिस जिस बॉडी के पास मास होता है उन सब के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ये अपने को न्यूटन ने बताया था। उस लॉ का भी क्या नाम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना। अब अगर अपन नॉर्मली यहाँ पर बात करते हैं, ये मार्कर है, ये इसका टॉप है। ठीक है ना। दोनों के पास मास है, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनसे बड़ा मास कौन है जो कि बहुत ज़्यादा है, वो अर्थ है। तो ये क्या होता है, छोड़ूं तो मैं नीचे की तरफ पुल करता है इसको अर्थ। ठीक है ना। अब क्या इसके अलावा कोई और फोर्स है क्या अट्रैक्शन का, आपने देखा है कहीं, बिल्कुल देखा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले नॉर्मल सा अगर एग्जांपल लूँ, अगर बाय चांस ये वाला बोर्ड मेरा चौक बोर्ड होता, मैं इस पे चौक से लिखता, तो चौक के छोटे छोटे से पार्टिकल यहाँ पर क्या हो जाते, स्टिक हो जाते, चिपक जाते। तो अब मतलब इतना क्लियर होने लग गया कि अर्थ होने के बावजूद भी ये बोर्ड उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, चिपका रहा है। मतलब एक और कोई फोर्स है ऐसा जो ग्रेविटेशन के अलावा भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो मतलब इतना सीन तो क्लियर हो गया कि ग्रेविटेशन फोर्स होगा मतलब बॉडी के पास मास होगा। ठीक है ना। पर नॉर्मल सा एग्जांपल, आपने बचपन में मीटर स्केल को रब किया होगा,
उसके बाद छोटे छोटे से पीसेस ऑफ पेपर होंगे, उसको रखा होगा, वो सारे के सारे पीसेस ऑफ पेपर क्या हो रहे हैं वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब रब करने से क्या हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना ध्यान से कि अगर मैं, ठीक है, ये मार्कर है और ये कोई अगर है तो मैं इसको इस पर क्या करता हूँ, रब करता हूँ, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, एक अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, ठीक है ना। इसे रब करने से यहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन से इसमें कुछ नई चीज़ पैदा हो रही है, ठीक है ना। वो जो नई चीज़ है वो ही क्या है, मेरा चार्ज। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक वो प्रॉपर्टी है जिस, मतलब हर एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज भी, अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूँ इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू दैट मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है सर, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। क्लियर हो रही बात। अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, है ना। इंट्रोडक्शन मतलब अपन चीज़ों को समझ रहे हैं कि अपन है क्या, टोटल टॉपिक होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो चीज़ अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको ये तो क्लियर हो गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ठीक है ना, कि वो अपन 11th में पढ़ के आए हैं, मतलब जिसके पास भी मास होगा उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स होगा। दूसरी चीज़, एक और नई प्रॉपर्टी पता चली साइंटिस्ट को कि अगर आप कहीं पर, ये जैसे मार्कर को मैंने रब किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है वो अभी पता चलेगा आपको। यहाँ पर कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैंने जैसे ही इसके ऊपर पीसेस ऑफ पेपर रखे तो उसको क्या कर लिया, इसने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब अगर ये दो मार्कर है, अगर ये दोनों ऐसे पास में आ रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, ठीक है। और ये अगर ये दोनों दूर जा रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिपल्शन। अट्रैक्शन रिपल्शन क्लियर है। अब अगर थोड़ा सा और अपन अंदर डीप में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो दैट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, ठीक है ना। जिसकी वजह से इसको क्या फेस करना पड़ रहा है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, होती है, बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। अट्रैक्शन और रिपल्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। अब थोड़े और जाते हैं हम, थोड़े से अब केमिस्ट्री में लेके जाऊंगा आप लोगों को। NaCl की बॉन्डिंग आप सबने देखी है ना। तो वहाँ पे एक बात बोलते थे अपन कि जो भी इलेक्ट्रॉन देगा, जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। इसलिए मेरा Na क्या बन जाता था, पॉजिटिव, और जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या बन जाएगा, मेरा नेगेटिव। ये बात अपन ने वहाँ पे बोली। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो नेगेटिव बन रहा है, क्यों वो पॉजिटिव बन रहा है। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा, चार्ज क्या होता है, कैसे रब करने पे कोई बॉडी अट्रैक्ट करती है, वो सब बात आगे अभी अपन करने वाले हैं। अब अपन मेनली अगर हम थोड़ा सा चार्ज के अंदर अपन एंटर करने वाले हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दो बॉडी, ए बॉडी और बी बॉडी, दोनों के अंदर शुरुआत के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है, ठीक है ना। इसमें 30 इलेक्ट्रॉन है और 30 प्रोटॉन है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो बोर्स मॉडल के हिसाब से बीच में तो हो गया मेरा सारे के सारे क्या हो गए, प्रोटॉन, जिसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और साथ में कौन होता है, न्यूट्रॉन, जो क्या होता है मेरा, नेग्लिजिबल। पर इसके चारों तरफ शेल्स के अंदर या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते, जिसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इतनी बात अपने को क्लियर है। साथ में हम ये भी जानते हैं पॉजिटिव को क्या करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। बचपन से बात जानते हैं अपन, पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टू नेगेटिव। अब अगर मैंने ऐसा बोला 20 इलेक्ट्रॉन है 20 प्रोटॉन है, इसका मतलब
ये बॉडी मेरी अभी क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। ये बॉडी भी क्या है मेरी, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों 30-30 है, सेम पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल, तो पेयर बन गए तो एक दूसरे को कैंसिल तो न्यूट्रल, ठीक है ना। तो अभी मैं यूँ नहीं कह सकता हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। पर मैंने कुछ ऐसा किया कि इसको मैंने फ्रिक्शन प्रोवाइड किया, बोल रहा था ना मैं कुछ ऐसा होता है फ्रिक्शन करने से, तो मैंने कुछ ऐसे ही इस ए बॉडी के साथ में किया। ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरा जो 20 इलेक्ट्रॉन था इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पास हो गया, बी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, +1, दैट इज इक्वल्स टू 31 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या हो गया, -1, मतलब कितने हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 30 प्रोटॉन 31 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर पेयर बनेंगे तो कितने बनेंगे, 30। अकेला कौन रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज क्या है, नेगेटिव, दैट इज वाई बी विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। सेम टू सेम बात करते हैं ए बॉडी की। तो ए बॉडी क्या है मेरा पूरा का पूरा 19 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन के साथ में 19 प्रोटॉन ने पेयर बना लिया, बच कौन गया, सिर्फ एक प्रोटॉन, जिसका चार्ज क्या है मेरा, पॉजिटिव, इसकी वजह से ए विल बी पॉजिटिव। इस तरीके से जो NaCl इलेक्ट्रॉन देता था या लेता था Cl, तो वो नेगेटिव बनता था। उसका रीज़न ये होता था कि शुरुआत में कोई भी बॉडी होती है तो वो किस में होती है, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में होती है या फिर न्यूट्रल फॉर्म में होती है। अगर हम करंट के फॉर्म में बोलें, हमारे फिजिक्स के हिसाब से बोलें, तो बॉडी क्या है उस टाइम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर अगर मैंने उसके अंदर किसी भी तरह से रब करके, फ्रिक्शन करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चार्ज्ड। तो यहाँ से चार्ज की एक डेफिनेशन और बन के आती है, वो क्या बन के आती है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। ये नोट्स नहीं है, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, है ना। नोट्स PDF प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे नोट्स हैं, वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ना। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बोला था ना मैंने कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपन देखने वाले हैं। उसके पहले थोड़ी सी एक चीज़ और, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम, डिनोटेड बाय कैपिटल C। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा यूनिट का जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो हमेशा किस में लिखते हैं अपन, कैपिटल में, दैट इज़ कैपिटल C। न्यूट्रल बॉडी अगर हुई तो उसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या है, सेम है, दोनों क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। और उसी जगह अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिव है तो वहाँ पर कौन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का नंबर, ठीक है। और कोई भी बॉडी नेगेटिव है तो वहाँ पे किसका नंबर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। पता होगा आप लोगों को, फिर भी मैं बता रहा हूँ एक बार, ताकि अपने को ध्यान रहे पॉजिटिव नेगेटिव से अपन समझ सकें कि मेरी बॉडी पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव क्यों है। अब आते हैं अपन मेन चीज़ पे, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नाम से पता चल रहा है ऐड होने वाली चीज़, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये मेरा एक मार्कर है, इसमें 25 कूलाम के 5 चार्ज है। क्या बोला मैं, 25 कूलाम के 5 चार्ज है। तो मेरे को बताओ टोटल चार्ज इसका कितना हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 25 + 25 + 25 + 25, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बोलता है अपने को कि किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है ना। बहुत सारे चार्ज हैं, मतलब मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया 10 चार्ज है, ठीक है ना। तो वहाँ पे किसी ने मेरे से पूछ लिया टोटल चार्ज कितना हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा, सबको क्या कर लूँगा, मैं एल्जेब्रिक सम कर लूँगा, ठीक है ना। अब एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब होता है, वहाँ पे हमको वो भी समझने वाली बात है कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है
+5 कूलम का, एक चार्ज है -4 कूलम का, और एक चार्ज है -6 कूलम का। ठीक है, अब कोई अगर मेरे से पूछता है कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हुआ, तो मैं क्या करूँगा, +5 प्लस ऑफ -4, ठीक है, -4 है ना, पर एडिटिव नेचर है और दूसरा एल्जेब्रिक सम है, तो मैंने करा तो क्या है, प्लस ही किया है, पर मैंने उसका साइन नहीं हटाया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लस -6 क्या हो जाएगा, 5 -4 -6 क्या हो गया आंसर, 4 6 -10 -5 कूलम। ये मतलब होता है किसका, एल्जेब्रिक सम का। ठीक है, मतलब आपको अगर प्लस दे रखा है चार्ज में तो प्लस उठाना है, और माइनस दे रखा है तो माइनस उठाना है। दैट इज़ वेरी वेरी इजी प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, टोटल चार्ज अगर कोई पूछता है तो हम वहाँ पे नॉर्मल क्या कर लेंगे, एल्जेब्रिक सम कर लेंगे। ठीक है, अब आती है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन से हम क्या समझते हैं, अगर आपने कभी सुना है क्वांटम वर्ड, सुना होगा वैसे 11th क्लास में, पैकेट्स। ठीक, एनर्जी क्या होती है, लाइट क्या होती है, तो लाइट के लिए अपन बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा बोलती है छोटे छोटे पार्टिकल्स, सबसे छोटे जिनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल्स जो डिवाइड नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाता है मेरा, क्वांटम। तो क्वांटाइजेशन वर्ड बना कहाँ से है, क्वांटम से। कहाँ से बना है, क्वांटम से। और क्वांटम का मतलब क्या है, स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है कि टोटल चार्ज जो होगा बॉडी का, वो हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। अब ये बेसिक क्वांटम का मतलब क्या हुआ, बेसिक क्वांटम का मतलब ये है कि Q तो क्या हो गया मेरा टोटल चार्ज, N क्या हो गया मेरा इंटीजर, N इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 अप टू N। ठीक है ना, तो N तो क्या हो गया मेरा इंटीजर, और E क्या है मेरा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, दैट इज क्वांटम। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ये दो बॉडी है, ठीक है, इसके पास 25 चार्ज है, इसके पास 26 चार्ज है। ठीक है, अब अगर चार्ज इससे इसमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो वो हमेशा ट्रांसफ़र किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, या फिर 2/5 इलेक्ट्रॉन चले गए, या फिर 6/2 इलेक्ट्रॉन चले गए। हमेशा मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटीजर, क्योंकि चार्ज हमेशा ट्रांसफ़र किस में होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। यही बात यहाँ पे बोली गई है क्वांटम। तो क्वांटम मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कुछ भी जाता है तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, 3 4 5 6 7, न कि 6.5 7.5 8.5, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमेशा जो ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा किसका होगा, प्रॉपर नंबर का होगा या फिर इंटीजर का होगा। क्लियर है बात, 0 1 2 3 4 5 6, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस एक और डेफिनेशन अगर हम इस प्रॉपर्टी की बनाएं, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, वो भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। फिर फॉर्मूला अपने पास है में Q इक्वल्स टू NE। अब किसी ने बोला कि प्रोटॉन है, इस मार्कर के अंदर 25 प्रोटॉन है, सामने वाले ने क्या बोला है मेरे को, इस मार्कर के अंदर 25 प्रोटॉन है, तो मेरे को बताओ इसका टोटल चार्ज कितना है। तो मैं क्या करूँगा, N की जगह तो क्या कर दूंगा मैं 25, ठीक है, और E की जगह क्या कर दूंगा मैं, प्रोटॉन का चार्ज, जो क्या होगा प्लस। ठीक है, और इसी जगह अगर कोई बोलता है कि इसमें 25 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या कर दूंगा, 25 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, प्लस सामने वाले ने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है ना, तो Q इक्वल्स टू NE इज़ अ नॉर्मल फॉर्मूला। अब अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया है तो Q इक्वल्स टू NE में आगे क्या लग जाएगा, माइनस, और अगर प्रोटॉन के लिए बोला गया है तो क्या लग जाएगा, प्लस। क्लियर है ना बात की प्रॉपर्टी अपनी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज टोटली लाइक
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना, ये एनर्जी की बात की। अब बात करते हैं चार्ज की। पहली बात में बोला गया है टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, एक एक वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। टोटल चार्ज, ये मेरा एक सिस्टम है, दैट सिस्टम इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग, किसी से कोई लिंक नहीं। ठीक है ना, सुना होगा आपने, जैसे अभी ये जो कोरोना पेशेंट है तो इनके जो भी वो आइसोलेट किया जा रहा है, आइसोलेट मतलब किसी और के कांटेक्ट में नहीं आए। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो भी क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब किसी और के सिस्टम से कनेक्ट या कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है ना, तो उसका चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है ना, यूँ नहीं है कि मैंने वहाँ पे रखा था, सुबह में 25 कूलम चार्ज था, शाम को आके मैंने देखा तो वहाँ पे 20 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अगर 25 है तो वो 25 ही रहेगा। क्लियर है बात, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, अब ये बात क्या बोल रहा है कि इसके अंदर 25 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कूलम से समझते हैं कि इसका 25 कूलम चार्ज है, इसका 26 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पे यूँ नहीं कह सकता हूँ चार्ज को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब यहाँ 25 से 20 हो गया। अब अगर मेरे को 25 कूलम से इसको 20 कूलम बनाना है तो मेरे को यहाँ से चार्ज को क्या करना पड़ेगा, किसी और बॉडी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं इसमें नए चार्ज पैदा नहीं कर सकता हूँ, मतलब पैदा इन द सेंस कि यूँ नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि इसमें अपने आप चार्ज वो हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। हाँ, पर मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ, किसी और बॉडी से इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, पर कभी भी ये ना तो ख़त्म हो सकता है ना नया बन सकता है। क्लियर है बात। फिर एग्जाम्पल दे रखा है इसका अपने को, NaCl। NaCl अभी किस फॉर्म में है, क्या बोलते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड, है ना। तो अभी NaCl क्या है, पूरी तरह से बॉन्डिंग उनमें हो चुकी है। पर अगर मैंने यहाँ पर देखा, इन दोनों को अलग ब्रेक किया तो Na+ और Cl-, मतलब अगर अब मैं इस जगह भी चार्ज इसका देखूँ और इस जगह भी देखूँ तो यहाँ पे दोनों चार्ज की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 0। क्लियर है बात, यही बात यहाँ बोल रखी है, टोटल चार्ज इज 0 बिफोर एंड आफ्टर आयनाइजेशन। ठीक है ना, क्योंकि अभी जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे उतने इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। सेम टू सेम सीन यहाँ पे है, दोनों की पेयरिंग ही तब हुई है जब दोनों ने एक दूसरे को क्या करा है, कैंसिल। और यहाँ पर भी सेम सीन है, दोनों को प्लस करूँगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। चार्ज की वैल्यू सेम होती है, बट सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, साइन का। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 25 है, +25 है, तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा, -25। तो वैल्यू क्या हो गई, 0, और यहाँ तो ऑलरेडी 0 है ही है। तो ये तो क्या हुई मेरी तीनों प्रॉपर्टी। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। नाउ आवर लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, अब इसकी बात करने वाले हैं अपन। तो नाम से आपको पता चल रहा है फ्रिक्शन, ठीक है ना, और दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। एक और नाम इसका होता है जो अपन बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर इसको अपन समझने की कोशिश करें तो अपन फिर से उसी एग्जाम्पल के पास चलते हैं जो अपन ने शुरुआत में देखा था, जो क्या था कि अपन मीटर स्केल को रब करते हैं और फिर छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर अगर अपन उसके सामने लेके आते हैं तो वो उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो रब करने से उसमें मैं क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फ्रिक्शन। रबिंग इज़ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। मैं फ्रिक्शन की हेल्प से बॉडी को क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रीफाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड करना अगर किसी भी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, देन दैट बॉडी विल अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस या फिर स्मॉल बॉडीज़। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अलग अलग एग्जाम्पल्स है इसके। अगर मैं किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करता हूँ तो भी वो ग्लास रोड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। मतलब मैं वहाँ पे भी क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है। ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा अपने को बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि किसी भी बॉडी को अगर आप फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हो तो बॉडी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। पर फ्रिक्शन भी प्रोवाइड किससे करवाना है अपने को, कि जिस बॉडी से वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सके। अब ग्लास रोड की मैंने बात की तो मैंने वहाँ बोला सिल्क क्लॉथ से। अब नॉर्मल अगर कॉटन से करूँगा तो होगा क्या, नहीं हो पाएगा।
अगर जब तक वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो वहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस कैसे आएगा, और जब तक वहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा बॉडी मेरी चार्ज कैसे होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो भी अगर मैं किसी भी बॉडी से रब करता हूँ तो वहाँ पर वो क्या कर लेता है, वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कर लेता है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होने की वजह से बॉडी क्या हो जाती है, मेरी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है तो वो क्या करती है, अपोजिट नेचर वाली बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उस चीज़ को अपन किस नाम से जानते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। अलग अलग एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे किड्स हेयर। उसके बाद हम देखते हैं जैसे 2 मार्कर है, इसको रब किया मैंने, ठीक है ना, ये रब हो रहा है अभी, मतलब यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन प्रोवाइड करने से फॉर एग्जांपल दैट इज़ सिल्क एंड दैट इज़ ग्लास, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए इसके अंदर। क्लियर है बात। अब अगर जैसे ही ये किसी अपोजिट नेचर के सामने जाएगी, ये उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। फिर मेन चीज़ मैंने बोला था शुरुआत में कि मैंने इलेक्ट्रॉन को चार्ज क्यों बोला है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको। तो जो वर्ड होता है एम्बर, एम्बर इज़ ऑल्सो, ठीक है ना, जिसका यूज़ करते हैं हम बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड करने में, उसको ग्रीक वर्ड क्या है उसका, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सारे वर्ड बने हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। सारे जितने भी इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक से चालू होने वाले वर्ड्स हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना।